हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। भारत में हाल ही में कल डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की मृत्यु हो जाने के कारण 7 दिन का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है भारत सरकार द्वारा। आज जानेंगे मनमोहन सिंह साहब के बारे में। भारत के शुरुआत के सफर से लेकर, चाहे मैं बात करूं 1947 के बाद एक बड़ा इंसिडेंट जो हुआ वो 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत में जो एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, नए आर्थिक सुधार अपनाए, जिनके कारण आज भारत में आपको चमचमाती गाड़ियां देखने को मिल रही हैं, बड़े बड़े मॉल्स देखने को मिल रहे हैं, सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, एफडीआई आई, ऐसी सारी तमाम बातें हैं। तो इनका योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नए आर्थिक निर्माता के रूप में, आधुनिक आर्थिक निर्माता के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को याद किया जा सकता है। अब जानते हैं उनके बारे में कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल्स। तो सबसे पहले आज हम बातें किस किस चीज़ के बारे में करेंगे, तो आज बात करने वाले हैं इनके जीवन के बारे में, इनके कार्य और उपलब्धियां और प्रमुख घटनाएं जो इनके कार्यकाल के दौरान हुई, चाहे वो जब प्रधानमंत्री रहे हों, चाहे जब वो वित्त मंत्री रहे हों, चाहे जब वो वित्त सचिव रहे हों, या आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल के दौरान। आगे बढ़ने से पहले, चूंकि इंडिया में सब कुछ देखा जाता है सीवी से, तो एक बार इनके सीवी पर नजर डाल लेते हैं। सीवी पर आप नजर देखोगे तो कहते ये जो सीवी है ये भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का है, जिसमें आपको एकेडमिक रिकॉर्ड, प्राइजेस एंड अवार्ड्स आपको बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि 1962 में इन्होंने फिल कॉलेज से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इंडियन एक्सपोर्ट ट्रेंड एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ बिजनेस ग्रोथ पर इन्होंने रिसर्च किया था। अगर इसके इस डॉक्यूमेंट के बारे में मैं बात करूं, ये जो इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ है, ये इंडिया की आगे चलकर जो एक्सपोर्ट पॉलिसी आई, जब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई, उसके अंदर बहुत ही एक मील का पत्थर साबित हुआ। इसके बाद इकोनॉमिक ट्राइपोज फर्स्ट क्लास ऑनर्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से 1957 में ये आते हैं। एमए इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से 1954, 1952 में बीए इकोनॉमिक्स पंजाब यूनिवर्सिटी से। और जब ये एमए कर लेते हैं, उसके बाद इन्होंने कुछ साल डीएसी, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी प्रोफेसर का काम किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रहे। 1950 में इंटरमीडिएट की इन्होंने, और मैट्रिकुलेशन जो की पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट क्लास से की। अवार्ड्स के बारे में अगर बात करें तो 2000 में इन्हें दिया गया अन्ना साहेब चिरमुले अवार्ड दिया गया, डब्ल्यूएलजी अन्ना साहेब चिरमुले ट्रस्ट की तरफ से। 1999 में एच कांची श्री प्रमाचार्य अवार्ड दिया गया। 1990 में फेलो ऑफ नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस द्वारा। 1997 में लोकमान्य तिलक अवार्ड दिया गया, तिलक सम्राट समर ट्रस्ट पुणे द्वारा। 1997 में जस्टिस के एस हेगड़े फाउंडेशन द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया। 1997 में अवार्ड निकी एशिया प्राइज दिया गया फॉर रीजनल ग्रोथ, बेसिकली पब्लिशर ऑफ जापान का है ये। 1996 में ऑनररी प्रोफेसर दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, डीएससी के बारे में बताया। जवाहरलाल नेहरू बर्थ सेंचुरी अवार्ड दिया गया इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ने 1994-1995 के लिए। एशिया मनी अवार्ड दिया गया 1994 में। 1994 में इलेक्टेड डिस्टिंग्विश्ड फेलो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, सेंटर फॉर एशिया इकोनॉमिक पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। 1994 में ऑनररी फेलोशिप नफील्ड कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। 1994 में ऑनररी फेलो ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। 1993 में यूरो मनी अवार्ड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर। 1993 में एशिया मनी अवार्ड फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर। 1987 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया, भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया। 1986 एनसीईआरटी द्वारा फेलोशिप दी गई। 1985 में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। 1982 में इलेक्टरी ऑनररी फेलो रहे सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज। 1982 में इलेक्टरी ऑनररी फेलो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। 1976 में ऑनररी प्रोफेसर जीएनयू न्यू दिल्ली। तो ये मेरे भाई, आज जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जिनको लगता है कि पढ़ना बहुत कठिन है, पढ़ना ऐसा है वैसा है, हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, तो इनसे आप सीख सकते हो कि लाइफ गोज ऑन गोज ऑन। आप जीवन भर पढ़ सकते हैं, जीवन भर सीख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं करने को। सो दिस इज़ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर अस। अब थोड़ा सा इनके जीवन पर एक बार नज़र डालते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का जन्म जो हुआ 26 सितंबर 1932 को हुआ। ब्रिटिश के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव में इनका जन्म हुआ। हालांकि 1947 में देश के आज़ाद होने के बाद ये अमृतसर आकर बस जाते हैं। और इन्होंने, अगर मैं बात करूं ग्रेजुएशन की, तो चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में इन्होंने
स्नातक किया है। स्नातकार की अगर मैं बात करूं, यानी कि हायर स्टडीज़ के बारे में अगर बात करूं, मास्टर्स की बात करूं, तो पंजाब यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर आगे चलकर इन्होंने मास्टर्स की। आगे बढ़ते हैं तो उच्च शिक्षा के बारे में बात करें तो 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक ट्राइपोस पूरा किया इन्होंने, ट्रिपोस। और 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में नफील्ड कॉलेज में अर्थशास्त्र में पीएचडी करी, जिनका शोध था, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, इंडियाज एक्सपोर्ट ट्रेंड्स एंड प्रोस्पेक्ट्स फॉर सेल्फ सस्टेन ग्रोथ। राजनीति में आए उससे पहले अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में इनका एक कैरियर बहुत लंबा रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी की बात करूं या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करूं, तो वहां अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में भी इन्होंने काफी बड़ा लंबा टाइम बिताया। उसके बाद यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, अंक्टाड और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थानों से जुड़े और भारतीय पक्ष को बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इन्होंने पेश किया। इसके बाद में बात करते हैं तो इसके बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे और इसमें बहुत सारे आर्थिक निर्णयों में योगदान रहा और आरबीआई के गवर्नर भी रहे। योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे। 1991 में इंडिया वाज फेसिंग बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी इंडिया के अंदर, और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है पीवी नरसिम्हा राव साहब को। इकोनॉमिक क्राइसिस वर गोइंग ऑन, तब प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था पीवी नरसिम्हा राव साहब को। अब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव साहब को एक ऐसे वित्त मंत्री जी की जरूरत थी कि जो सारी चीजें ये संभाल पाए और इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे से मैनेज कर पाए। तो अल्टीमेटली बहुत सारी रिकमेंडेशंस आती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, अंततः चुना गया वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह साहब को। जब मनमोहन सिंह साहब ने अपना कार्यकाल संभाला तो उनके सामने चैलेंज था डूबती हुई इंडिया की इकोनॉमी और भारत पर बढ़ता हुआ कर्ज। अल्टीमेटली लोन वगैरह लिया गया, लेकिन 1991 की एक घटना जो काफ़ी प्रासंगिक है, काफ़ी आपको देखने को मिलेगी। जून के महीने की बात है, 1991 में भारत के पास केवल 13 दिन 2 हफ्ते यानी कि 14 दिन का पैसा बचा था और भारत को जो पेट्रोल इंपोर्ट करता था खास करके गल्फ कंट्रीज से, गल्फ कंट्रीज में वॉर हो जाता है, युद्ध हो जाता है। ऐसे में वो हमसे कहते हैं भैया पैसे दो, अभी उधारी नहीं चलेगी। दूसरी तरफ पहला गल्फ वॉर हो गया, दूसरी तरफ एक और इंसिडेंट हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। यानी कि सोवियत संघ आज जो रूस देख रहे हैं ना, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, ये पूरा बेलारूस, ये पूरा एक ग्रुप था यूएसएसआर, सोवियत संघ जिसे कहते हैं, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। अब यूएसएसआर वाज ए वेरी गुड अलाई ऑफ अस, ऑल वेदर फ्रेंड था, बहुत अच्छे समय में हमारे साथ भी रहा, बट अल्टीमेटली इंडिया वाज फेसिंग क्राइसिस, इंडिया वाज नॉट एबल टू पे द पेमेंट्स। भारत अपने इंपोर्ट्स जो आयात करता था उनके लिए पैसा नहीं था। तो ऐसे में उपस्थिति है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, बीओपी क्राइसिस इंडिया के सामने आती हैं और इसके लिए इंडिया ने काफ़ी सारी कोशिशें करी, इधर उधर से बातें भी करी, ब्रिटेन से भी हमारी बात चली, बट ब्रिटेन अल्टीमेटली वो कह रहा था कि भैया हमें 75,000 किलो सोना गिरवी रख दो और ले जाइए। हालांकि उससे पहले 65,000 किलो सोना हमने गिरवी रख दिया था, सो वी वर नॉट हैविंग दैट मच गोल्ड ऑल्सो। अल्टीमेटली आईएमएफ के साथ बैठक होती है और बाकी देशों के साथ बैठक होती है और जुगाड़ बनता है और वो एलपीजी की शर्तों पर हमें पैसा दिया जाता है, लगभग 300 करोड़, और बाद में इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जाते हैं। मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को बोला जाता है इसमें लिबरलाइजेशन। असल में क्या था, 1991 से पहले जो भी व्यापार करते थे उसमें आपको एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती थी। उसमें सब कुछ बताना पड़ता था कि हम इतना प्रोडक्शन करेंगे, इतना प्रोडक्शन होने वाला है और सारी चीज़ें, मतलब हर एक चीज़ का लाइसेंस लेना पड़ता था। 1991 के अंदर ये सारे लाइसेंसिंग राज को समाप्त किया गया, तो इसे ही हमने ओवरऑल बोला लिबरलाइजेशन। इसके बाद ज़्यादातर जो उद्योग थे वो थे सरकारी उद्योग थे। अब सरकारी उद्योग लाभ के लिए तो काम नहीं करते हैं, तो सोचा गया कि उनके अंदर एक स्ट्रैटेजिक उनको डाइल्यूट करके प्राइवेटाइज किया जाए, तो उसे बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। और तीसरी चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता था हमको कि कई विदेशी कंपनियों को भारत में आने की अनुमति हम देते नहीं थे, क्योंकि कहानी हमने सुनी थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पास आई थी, व्यापारियों के रूप में आई थी, वो ऐसे ऐसा करके चली गई। सो वी वर वेरी स्कैप्टिकल अबाउट दैट, कि हमें डर लगता था कि यार फिर से वैसा नहीं हो जाए।
बट इंडिया लेड्स इट्स फाउंडेशन, इंडिया ओपन्स इट गेट, इंडिया गेट ओपन करता है और उसके बाद भारत में व्यापार ऊंचाइयों पर पहुंच जाता है। हालांकि कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी चुने गए 2004 में पहली बार ये प्रधानमंत्री के रूप में आते हैं। और उस दौरान अगर भारत की कुछ आप ऐसी स्कीम्स के बारे में जानना चाहते हैं जिन स्कीम्स ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया, तो उन योजनाओं में से एक योजना मनरेगा है, जिसने बेसिकली रोजगार का साधन दिया। और जो अर्धकुशल और अकुशल व्यक्ति होते हैं जिनके पास रोजगार के साधन नहीं होते हैं, उनको 100 दिन का एक न्यूनतम रोजगार दिया, मजदूरी की दरें बढ़ी, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये जो मनरेगा है, जिसकी यूनाइटेड नेशंस तक चर्चा रही कि एक इतनी बड़ी स्कीम, एक इतनी बढ़िया योजना लेकर आई है भारत सरकार, ये भी इन्हीं के द्वारा लागू की गई। और एक दूसरा, जब हम गवर्नेंस की बात करते हैं तब बात करते हैं ट्रांसपेरेंसी की, पारदर्शिता की। तो उस पारदर्शिता के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जैसे इन्होंने ये भी सारी चीजें करी, और उन्होंने ऐतिहासिक भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर करा। इनका जो दूसरा कार्यकाल होता है 2009 से 2014 तक रहता है। इसमें इन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण के सामने। अभी एक 2008 का एक और इंसिडेंट है। 2008 में ऑल ओवर द वर्ल्ड एक इकोनॉमिक स्लो डाउन, इकोनॉमिक क्राइसिस आपको देखने को मिल रही थी, जो आगे चलकर 2011 के अंदर सब प्राइम क्राइसिस के रूप में यूनाइटेड स्टेट्स के लेहमैन ब्रदर्स का फेल हो जाना, वो इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया के सामने भी आई। लेकिन इंडिया वॉज वेरी सेफ अराउंड दैट। लेकिन इंडिया काफी सेफ था। सेफ क्यों था? बिकॉज वन, लोग जितने भी विदेशी निवेशक थे वो भारत के प्रधानमंत्री चूंकि एक अर्थशास्त्री थे तो उन पे बिलीव करते थे कि कुछ ना कुछ जुगाड़ करेंगे। अनदर थिंग वो सेविंग्स थी, सेविंग्स का अमाउंट ज्यादा था। और तीसरा, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेजेस इनके द्वारा दिए गए जिसने इकोनॉमी को बूस्ट किया, है ना। तो ऐसी और भी बहुत सारी घटनाएं हैं जिनके बारे में अगर हम चर्चा करने बैठे तो पूरा दिन से शाम हो सकती है आराम से। खैर बहरहाल आगे बढ़े, नरेगा के बारे में बात करते हैं। साल 2005 में शुरू की गई और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का बड़ा एक परिवर्तन यहाँ पर आया, जिसमें कम से कम 200 दिन के रोजगार की गारंटी मिली। लेकिन आगे चलकर 100 दिन की, माफ कीजिएगा, 100 दिन के रोजगार की गारंटी यहाँ पर मिली। फिर आरटीआई के बारे में बात करें, 2005 में ये भी कानून आता है जो सरकारी कार्यों में पारदर्शिता को बढ़ाता है, ट्रांसपेरेंसी को लेकर आता है। आधार योजना भी, जो आधार कार्ड आप देख रहे हो, आधार आईडी, ये भी इन्हीं के द्वारा चालू किया गया एक प्रोजेक्ट था। मुख्य मुख्य प्रोजेक्ट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। एक है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पहले कहा यह जाता था कि जितना भी पैसा सब्सिडी में दिया जाता है, जिसके लिए दिया जा रहा है उस तक पहुंच ही नहीं रहा। कहा, ये भी बड़ी बड़ी कहावतें थी कि 1 रुपया भेजा जाता है तो 10 पैसा पहुंच रहा है। खैर, इन्होंने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जैम, जनधन माफ कीजिएगा, हाँ जी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इन्होंने कहा कि भाई जो बेसिकली जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा डालते ना, या उसको डायरेक्ट पैसा देते ना, हम बाकी की सब्सिडी ना देकर उसे पैसा ही दे देते हैं। और उसके अंदर भी विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करेगी, विमेन्स के बारे में बात करेगी कि पैसा महिलाओं के अकाउंट में दिया जाए, क्योंकि महिलाएं घर अच्छे से संभाल पाती हैं और महिलाओं को ज़्यादा पता है घर चलाने का। खैर, भारत अमेरिका परमाणु समझौता, ये समझौता भारतीय इतिहास के परमाणु समझौतों में से एक प्रमुख समझौता है जिसकी शुरुआत मनमोहन सिंह साहब द्वारा की गई। इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें को ऑथर्ड की गई हैं, लेकिन इनकी प्रमुख चर्चित पुस्तकों के बारे में मैं बात करूं तो एक है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसमें ऑल्दो नॉट ऑथर्ड बाय दिस, ये इनके द्वारा ऑथर नहीं की गई है, लेकिन संजीव बारू करके हैं। संजीव बारू इनके मीडिया एडवाइजर भी रहे थे जब ये प्रधानमंत्री थे। तो संजय बारू ने, और उस दौरान जो प्रधानमंत्री, जब ये प्रधानमंत्री थे उस दौरान एक इनसाइडर पर्सपेक्टिव क्या था, क्या चल रहा था, क्या चैलेंजेस उनके सामने आ रहे थे, लीडरशिप कैसी थी और लीडरशिप में चैलेंजेस क्या आ रहे थे, उनके बारे में चीजें क्लियर करी। दूसरा, इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड एजेंडा फॉर द फ्यूचर। ये बुक अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छी बुक है। डिटेल में एक एक घटना दे रखी है, एक एक बात दे रखी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में क्या चैलेंजेस आए, कौन कौन क्या क्या कह रहा था और उनका सोल्यूशन एक कैसे करते हैं उसके बारे में। तीसरी है ए डिकेड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधारों का एक दशक। द रिफॉर्म्स रिफ्लेक्ट इकोनॉमिक चेंजेस, जो कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर बाद में ये प्रधानमंत्री रहे, तो किस तरीके से वो ग्रोथ को लेवरेज किया, ग्रोथ का ड्राइविंग फोर्स रहा, उसके बारे में ये पुस्तकें हैं। अगर नहीं पढ़ी हैं तो एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स तो देख लीजिएगा, इस पर तो मूवी भी बनी है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, सो इट्स एमिनेंट पर्सनैलिटी।
और एक भारत के, मैं कहूँगा, एक वन ऑफ द मोस्ट अडोर्ड जेम्स और मोस्ट अडोर्ड प्राइम मिनिस्टर वी हैव लॉस्ट। खैर, चलिए, अब ये थी इतनी बातें इनके बारे में। बाकी और बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही है। आपको सेशन कैसा लगा और आपको कोई अतिरिक्त जानकारी हो तो हमें ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख कर बता दीजिएगा। मिलता हूँ, तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।